नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, आज का हमारा विषय है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और आपको एक बात बता दूं कि ये महाद्वीप एग्ज़ाम का फेवरेट महाद्वीप है। इस महाद्वीप से एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथियों, आज जब हम इस महाद्वीप को अच्छे से समझेंगे तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो एग्ज़ाम में बनने वाला कोई भी क्वेश्चन इस महाद्वीप का आपसे छूटेगा नहीं। तो देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ग्लोब पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो स्थिति है वो क्या है। ठीक है साथियों, तो जब हम पृथ्वी को भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सापेक्ष देखते हैं साथियों, तो ऊपर होता है हमारा उत्तरी गोलार्ध और नीचे होता है दक्षिणी गोलार्ध। अगर हम इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष देखते हैं तो इधर होता है हमारा पूर्वी गोलार्ध और इधर होता है पश्चिमी गोलार्ध। अब हम स्थिति देख सकते हैं साथियों कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसकी जो स्थिति है वो उत्तरी और पश्चिमी इन दोनों गोलार्धों में स्थित है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद देखेंगे कि इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा नंबर है। तो साथियों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्षेत्रफल में जो सबसे पहला है वो है एशिया महाद्वीप और दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप और जो तीसरा है वो है हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका नंबर कौन सा रहा साथियों? तीसरा। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि से एशिया पहला है, दक्षिण जो अफ्रीका है साथियों, दक्षिण अफ्रीका नहीं अफ्रीका महाद्वीप ये दूसरा है और ये यूरोप साथियों तीसरा है इसमें जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और ये कौन सा है? चौथा। ये चौथा महाद्वीप है जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो हमने देख लिया कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसके बारे में एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसकी जो साथियों स्थिति है वो है उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पर आता है और जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पर आता है। ठीक है साथियों, इतना समझने के बाद हम देखते हैं कि ये जो महाद्वीप है इसमें एक द्वीप है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, और वो द्वीप कौन सा है? वो है ग्रीनलैंड। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हैं ग्रीनलैंड। ये जो द्वीप है अगर हम इसे प्राकृतिक रूप से देखें तो उस पर नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का अधिकार है, लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक रूप से देखें तो राजनीतिक रूप से साथियों इस पर यूरोप का अधिकार है। ये डेनमार्क के अंतर्गत आता है, डेनमार्क का अधिकार है इसके, यूरोप के एक देश डेनमार्क का। ठीक है, और प्राकृतिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। ठीक है साथियों, अब हम समझेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसके चारों ओर कौन से सागर, महासागर और खाड़ी अवस्थित हैं। ठीक है साथियों, तो आगे देखते हैं कि ये जो ग्रीनलैंड ये हमने देख ही लिया था अभी, ग्रीनलैंड द्वीप है ये। ठीक है साथियों, ये है ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड और ये कनाडा के बीच में एक संधि है, जल संधि, उसे बोलते हैं डेविस जल संधि। यहाँ पे साथियों एक खाड़ी है, इसे बोलते हैं हडसन की खाड़ी। यहाँ जो सागर है उसे बोलते हैं लेब्राडोर सागर। ठीक है साथियों, ये पूरा हमारा क्या है? अटलांटिक महासागर है साथियों, ये इधर यानी कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर है। यहाँ साथियों, यहाँ बोले तो उत्तरी अमेरिका के आप दक्षिण में बोल सकते हो, तो यहाँ मैक्सिको की खाड़ी देखने को मिलती है। मैक्सिको की खाड़ी के बाहर कुछ द्वीप देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कैरिबियन द्वीप बोलते हैं। ठीक है साथियों, और कैरिबियन द्वीप के बाहर जो सागर है उसे बोलते हैं कैरिबियन सागर। ठीक है साथियों, ये हमने देख लिया उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन कौन सी खाड़ी या सागर या महासागर स्थित हैं। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में। तो पश्चिम में पूरे में प्रशांत महासागर फैला हुआ है साथियों, लेकिन यहाँ एक राज्य है साथियों ये अमेरिका का जिसका नाम है अलास्का। ठीक है, अलास्का के नीचे ये जो खाड़ी है ये इसे बोलते हैं अलास्का की खाड़ी। अलास्का के पास कुछ बहुत सारे द्वीप मिलते हैं, इनको बोलते हैं एल्यूशियन द्वीप। और साथियों यहाँ एक जल संधि देखने को मिलती है जो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करती है और इसे बोलते हैं बेरिंग जल संधि। ठीक है, इसके ऊपर पूरे पे आर्कटिक महासागर है, लेकिन अलास्का से जस्ट जो ऊपर है उसे ब्यूफोर्ट सागर या बोफोर्ट सागर कहते हैं। ठीक है साथियों, उम्मीद है आप इतना ज़रूर समझ गए होंगे। यहाँ साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लाइन है और ये लाइन कौन सी है? ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये कनाडा और यूएसए की क्या है? सीमा रेखा है। ठीक है, यहाँ जो लाइन देख रहे हैं ये
अमेरिका और मैक्सिको का बॉर्डर है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में देखेंगे पूरे वीडियो में हम। तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल को, जैसा हम मैप पे देख चुके हैं, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे तीसरा महाद्वीप है, तीसरा सबसे बड़ा। ठीक है, और इसका जो परसेंट है वो विश्व के कुल भूभाग का 16% जमीन इसके पास है। ठीक है साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद तीसरे नंबर पे यूरोप आ जाता है। ठीक है साथियों, उत्तर अमेरिका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके पास कोई भी लैंडलॉक कंट्री या स्थलरुद्ध देश नहीं है। स्थलरुद्ध या लैंडलॉक कंट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसा देश जिसकी सीमा सागर से न लगे, लेकिन अमेरिका के पास ऐसा कोई देश नहीं है। इसके जितने भी देश हैं सबकी सीमा किसी न किसी खाड़ी या सागर यानी किसी न किसी जलराशि से लगती है। ठीक है साथियों, इसका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड पूरे विश्व का भी सबसे बड़ा द्वीप है। आपको ये बात विशेषता याद रखनी है, जिस पर उत्तर अमेरिका का प्राकृतिक रूप से अधिकार है और राजनीतिक रूप से यूरोप का अधिकार है। उत्तर अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी, पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक सागर अवस्थित है। ठीक है साथियों, ये पूरी स्लाइड में जो भी लिखा है हम मैप पर देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस महाद्वीप की खोज कब और किसने की। तो साथियों, कोलंबस महोदय ने इस महाद्वीप की खोज की। वो निकले तो थे भारत की खोज के लिए, लेकिन डायरेक्शन गलत हो गया और पहुंच गए कहाँ पे? अमेरिका महाद्वीप के लिए। और वहाँ पे भी सबसे पहले कहाँ पहुँचे? उस कैरिबियन द्वीप के पास पहुँचे। और उन द्वीपों को जब कालांतर में पता चला भाई ये इंडिया नहीं है, तो उनको वेस्ट इंडीज़ का नाम दे दिया गया। ठीक है साथियों, और ये खोज इन्होंने कब की? 1492 में की। इस महाद्वीप की जो सर्वाधिक वर्षा है वो साथियों कहाँ होती है? हेंडरसन झील कनाडा में होती है। सबसे शुष्क स्थान इस महाद्वीप का, उत्तर अमेरिका महाद्वीप का, मैं इस महाद्वीप कहूँ तो आपको समझना उत्तर अमेरिका महाद्वीप ही पढ़ रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे शुष्क स्थान है वो मैक्सिको में है और उस स्थान का नाम है वाटाजेस। ठीक है, इस महाद्वीप का जो सबसे गर्म स्थान है और पूरे विश्व का भी सबसे जो गर्म स्थान है पूरे विश्व का और इस महाद्वीप का भी, वो डेथ वैली है अमेरिका में। ठीक है साथियों, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कनाडा और यूएसए की सीमा का निर्धारण करती है। 100 डिग्री जो पश्चिमी देशांतर रेखा है साथियों, वो अमेरिका महाद्वीप को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है साथियों, लगभग कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। ये हमने देख लिया भौतिक रूप से जो अमेरिका की स्थिति थी, कहाँ थी, कौन सा सागर था, इसकी खोज किसने की, सबसे गर्म स्थान कौन सा है, ठंडा स्थान कौन सा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अमेरिका का जो बंटवारा है भाषा के हिसाब से कैसे है। ठीक है साथियों, भाषाई आधार पर भी इसका एक बंटवारा है, उसे जान लेते हैं। तो साथियों, जब आपने देखें यूरोपियंस, एक समय ऐसा था जगह जगह व्यापार करते थे, अपने उपनिवेश बनाते थे, लोगों पर अधिकार करते थे। हमारे भारत पे भी अंग्रेज़ों का अधिकार था, अमेरिका पे भी था कभी। तो उस तरीके से पूरे यूरोपियंस अलग अलग आते थे। कहीं कोई फ्रांस का अधिकार कर रहा है, कहीं डेनिश, कहीं पुर्तगाली, कहीं स्पेनिश और कहीं ब्रिटेन के लोग अधिकार कर रहे हैं। तो जो यूरोपियंस थे उनका जो ज़्यादा प्रभाव था वो कहाँ था? वो कनाडा और अमेरिका में जो ब्रिटेन वाले लोग थे उनका अधिकार था। और ब्रिटेन वाले लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या बोली जाती है? ज़्यादातर इंग्लिश। तो कनाडा और यूएसए को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? एंग्लो अमेरिका, क्योंकि यहाँ इंग्लिश बोली जाती है। अब इधर आप नीचे देखोगे मैक्सिको से लेके और पूरे साउथ अफ्रीका के लास्ट तक। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती, यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है स्पेनिश और पोर्तुगीज़, क्योंकि यहाँ पे जो उपनिवेश बनाए थे वो यूरोपियन कंट्री, लेकिन वो कौन से थे? वो स्पेन, पुर्तगाल वाले लोग ज़्यादा थे और उन्हीं की भाषा का यहाँ प्रभाव है। यहाँ बोली जाती है स्पेनिश और पुर्तगाली ज़्यादा। और स्पेनिश और पुर्तगाली की जो मातृभाषा है वो लैटिन है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं लैटिन अमेरिका। अब आप समझ गए होंगे, इतना तो समझ गए होंगे कि कनाडा और अमेरिका, इसको बोला जाता है भाषाई आधार पर एंग्लो अमेरिका, और मैक्सिको से लेकर पूरा साउथ अमेरिका तक बोला जाता है लैटिन अमेरिका। ठीक है साथियों, इतना समझ गए। अब आपको एक बात और समझनी है कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप,
यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है। इसमें भी दो भागों में विभाजित किया जाता है इसे, एक नॉर्थ अमेरिका और एक सेंट्रल अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के अंदर केवल दो देश आते हैं, एक कनाडा और एक अमेरिका। ये जो दो बड़े देश हैं ये आते हैं नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत। अब यहाँ मैक्सिको से लेके और कहाँ तक, यहाँ लास्ट में जो भी एंड होता है इसका, जहाँ से साउथ अमेरिका शुरू होता है, वहाँ तक के जो देश हैं वो आते हैं सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत। अब देख लेते हैं कि सेंट्रल अमेरिका के अंदर क्या क्या आता है। तो आप इधर दूसरे वाले मैप पे देखिए, एक आता है मैक्सिको, ठीक है साथियों। मैक्सिको के साथ ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा। ये एक तो हो गया साथियों मैक्सिको, और ये हो गए 7 छोटे देश हो गए, ठीक है। अब यहाँ आप इस एरिया में, ये जो एरिया है इसमें आप बहुत सारे द्वीप समूह देख रहे हैं, और लगभग कितने 7000 द्वीप समूह हैं। तो एक देश मैक्सिको, 7 देश छोटे वाले और 7000 द्वीप समूह, ये लगभग जो भी हिस्सा है ये सब आता है किसमें, इस सेंट्रल अमेरिका में आता है। ये सब बनता है सेंट्रल अमेरिका। सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ अमेरिका। तो हम जान गए कि नॉर्थ अमेरिका में एक आता है कनाडा और एक आता है यूएसए, ठीक है साथियों। कनाडा और यूएसए ये दो मिलके नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट करते हैं। सेंट्रल अमेरिका में कौन सा आता है, एक मैक्सिको आता है प्लस 7 देश आते हैं, और क्या आता है साथियों 7000 द्वीप आते हैं। करीब जितने भी द्वीप हैं छोटे बड़े वो सब किस में आते हैं, इसी में आते हैं। तो ये हो गया साथियों सेंट्रल अमेरिका। समझ रहे थे हम सेंट्रल अमेरिका, अब आप समझ गए होंगे। अब सेंट्रल अमेरिका के अंदर एक बात और करते हैं साथियों कि जो बड़े द्वीप हैं आपको दिख रहा है, यहाँ पे है क्यूबा, ये जमैका, और ये है हैती और डोमिनिकन जो रिपब्लिक है ये वाला, ये एक ही द्वीप पर है, ठीक है साथियों। ये और एक ये प्यूर्टो रिको, ये जो 4 बड़े द्वीप हैं इनको बोलते हैं ग्रेटर एंटिलिस, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे कि ये 4 बड़े द्वीपों का क्या है, समूह है, ठीक है। अब लेसर एंटिलिस क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। ये होता है छोटे द्वीपों का समूह। जो आप यहाँ छोटे द्वीप देख रहे हैं बहुत सारे, वो सब क्या कहलाते हैं, लेसर एंटिलिस। तो हमने समझा कि सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको प्लस 7 छोटे देश प्लस 7000 द्वीप समूह आते हैं। अब इन द्वीप समूहों को भी अगर हम बांटें तो 2 भागों में बांट सकते हैं। एक बार रिपीट कर देता हूँ, ग्रेटर एंटिलिस और लेसर एंटिलिस। ग्रेटर एंटिलिस में 4 बड़े द्वीपों का समूह है जो आपके सामने है, और छोटे द्वीपों का समूह लेसर एंटिलिस कहलाता है, ठीक है साथियों। उम्मीद है आप इसको बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और अब हम देखते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो भौतिक विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार डिवाइड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से भाग हैं, कैनेडियन शील्ड है, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, इसका दूसरा नाम भी है पूर्वी उच्च भूमि क्योंकि ये पूर्व में है, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कॉर्डिलेरा, या इसका दूसरा नाम पर्वत श्रेणियाँ भी कह देते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ साइड में मैप लगा हुआ है, आप मैप पर चलिए और देखिए। सबसे पहले ये जो हिस्सा है साथियों ऊपर का, ये जो दिख रहा है आपको, ये हिस्सा हमारा कहलाता है कैनेडियन शील्ड, ठीक है। इसकी इम्पोर्टेंस भी समझेंगे, इसमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। पहले हम इसके भाग समझ लेते हैं। तो ये है हमारा कैनेडियन शील्ड। अब ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इधर, ये है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र, या फिर ये पूरब में है इसलिए इसे पूर्वी उच्च भूमि भी कहते हैं, ठीक है साथियों। अब हम देखते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये जो बीच में मैदान आपको दिख रहे हैं प्लेन्स, ये है मध्यवर्ती विशाल मैदान, ठीक है साथियों। अब आगे है लास्ट में पश्चिमी कॉर्डिलेरा। और पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है, जो बिल्कुल पश्चिम में है, ये आपको पश्चिम दिख रहा है। और पश्चिम में जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ पे, हम उनको अच्छे से देखेंगे। तो ये आता है सब पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत। अब आपको एक विशेष बात और बता दूँ, पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत साथियों पर्वतों के बीच में कुछ पठार भी पाए जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और इन पठारों को बोलते हैं इंटरमाउंटेन प्लेट्यू, ठीक है, या अंतः पर्वतीय पठार, जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं, अपनी स्लाइड पे चलते हैं और कुछ इंपोर्टेंट देखते हैं साथियों। तो सबसे पहले जैसे हमने भौतिक विशेषताओं के आधार पर बांटा था, 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, कैनेडियन शील्ड, अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र या पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती विशाल मैदान, पश्चिमी कॉर्डिलेरा या पर्वत श्रेणी।
ये हम देख ही चुके हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कैनेडियन शील्ड को कि इसमें क्या क्या मिलता है। मैप पे तो हम देख चुके हैं, ठीक है साथियों। तो जो कैनेडियन शील्ड है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन भूखंड है, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, दलदली भूमि और झीलें पाई जाती हैं। कौन कौन सी झील पाई जाती हैं, ग्रेट वियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथावास्का झील, रेंडियर झील, ये सब इस शील्ड की क्या है, प्रमुख झील हैं। और इस शील्ड की जो सबसे प्रमुख नदी है साथियों वो है सेंट लॉरेंस नदी, आप इसे याद रखना, ठीक है। ये नदियाँ, ये झीलें कहाँ पाई जाती हैं, इस शील्ड पे पाई जाती हैं। शील्ड का मतलब होता है प्राचीन भूखंड बहुत, और ये खनिजों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो सेंट लॉरेंस नदी है वो कहाँ से निकलती है, ओंटारियो झील से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस शील्ड में साथियों एक नदी और बहती है, मैकेंजी नदी, जो कनाडा की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और शील्ड किससे भरपूर है, ये निकेल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, यूरेनियम, कोबाल्ट तथा तांबे के यहाँ भंडार मिलते हैं। इसकी दृष्टि से बहुत संपन्न है। इसी कारण जो ओंटारियो झील है उसके किनारे एक शहर है पर निकट में, सडबरी, और वो उद्योगों में बहुत विकसित है। सडबरी में क्या हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, क्योंकि यहाँ पे सारे ये चीज़ें मिल जाती हैं, निकल, सोना, चांदी, तांबा, प्लेटिनम, यूरेनियम, ठीक है। तो सडबरी इस्पात उद्योगों के लिए बहुत फेमस है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं दूसरा क्षेत्र था हमारा अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र। ये कहाँ पे है, ये दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और ये कैसा पर्वत है, अवशिष्ट और मोड़दार पर्वत है, यानी कि पहले ये बहुत ऊंचा पर्वत था लेकिन धीरे धीरे अपर्दित होके अब ये अवशिष्ट पर्वत बन गया है, बचा कुचा पर्वत, ठीक है। तो ये नदियों व हिमानियों के द्वारा अपर्दित है। यह क्षेत्र जो पूरा अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र है ये विद्युत ऊर्जा की दृष्टि से बहुत संपन्न है, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ एक लाइन के रूप में गिरती हैं और क्या बनाती हैं, प्रपात रेखा, फॉल लाइन बनाती हैं, जिससे विद्युत ऊर्जा बड़े आराम से उत्पन्न की जा सकती है। यहाँ की साथियों जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, हडसन। हडसन यहाँ की प्रमुख नदी है अपलेशियन पर्वतीय क्षेत्र की। और हडसन के किनारे कौन सा शहर है, न्यूयॉर्क शहर इसके किनारे स्थित है। आपको एक चीज़ और अच्छे से याद रखनी है कि जो ग्रीन माउंटेन्स हैं, वाइट हिल है, ब्लू हिल्स है, एलेगनी पर्वत है, ब्लैक माउंटेन है, ये सब अपलेशियन पर्वत के ही भाग हैं, ठीक है साथियों। ये पर्वत श्रेणी काफ़ी लंबी है और जगह जगह पर्वत श्रेणियों को बांट दिया गया कि ग्रीन हिल, वाइट हिल, ब्लू हिल, एलेगनी पर्वत, ब्लैक माउंटेन, ये सब अपलेशियन पर्वत के ही भाग हैं, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे उच्च गुणवत्ता के कोयले के भंडार मिलते हैं अपलेशियन पर्वतीय भूमि में, ठीक है। अपलेशियन पर्वत के पूर्वी किनारे पर जब हम इसके पूर्वी किनारे की तरफ ढलेंगे तो वहाँ पीडमोंट का पठार मिलेगा। और अगर पश्चिमी किनारे पर देखेंगे तो वहाँ अलेगनी और कम्बरलैंड, ये दो पठार मिलते हैं साथियों, ठीक है। अलेगनी पर्वत, अलेगनी पठार और कम्बरलैंड का पठार। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मध्यवर्ती विशाल मैदान। अब मध्यवर्ती विशाल मैदान क्या है, आपने देखा बीच में है, दूसरी साइड में भी पठार और पर्वत हैं, पूर्व में अलेगनी और कम्बरलैंड अपलेशियन पर्वत, और पश्चिम में भी पूरा पश्चिमी कॉर्डिलेरा है। तो बीच में क्या है, बीच में प्लेन्स हैं, भूमि है, ठीक है साथियों। तो रॉकी पर्वत के पूर्व में, रॉकी पर्वत आता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, ठीक है। तो रॉकी पर्वत के पूर्व में और अपलेशियन पर्वत के पश्चिम में नदियों द्वारा निक्षेपित विशाल मैदान को ही क्या कहते हैं हम, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का विशाल मैदान कहते हैं। इस मैदान की जो प्रमुख नदियां हैं वो हैं साथियों मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है। यहाँ शीतोष्ण घास की अधिकता के कारण इस मैदान को क्या कहते हैं, प्रेरीज प्रदेश। यहाँ बहुत पौष्टिक घास लगती है, पौष्टिक घास, क्योंकि जो मृदा है ना, चरनोजम मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, ठीक है साथियों। ये मैदान कपास, मक्का और गेहूं की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। इस मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का की पेटी भी अवस्थित है, ठीक है। कहाँ पे, अमेरिका के अंतर्गत। और गेहूं की पेटी कहाँ पे है, कनाडा के अंतर्गत, ठीक है। यह क्षेत्र पवन ऊर्जा की दृष्टि से भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पवन ऊर्जा का यहाँ बहुत उपयोग किया जाता है, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं पश्चिमी कॉर्डिलेरा। पश्चिमी कॉर्डिलेरा क्या है, इसको साथियों पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम प्रशांत कॉर्डिलेरा भी होता है। इसका मतलब है प्रशांत महासागर के किनारे किनारे, या आप यूँ कह सकते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पश्चिम में पर्वतों की कई समानांतर श्रेणियाँ हैं। एक ही श्रेणी नहीं है, कई पर्वत श्रेणियाँ हैं। और कई पर्वत श्रेणियाँ जब समानांतर होती हैं तो उनको कॉर्डिलेरा कहा जाता है। पश्चिम में है इसलिए पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। प्रशांत
महासागर के तट पर हैं, इसलिए इन्हें प्रशांत कॉर्डिलेरा भी कहते हैं। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी ये साथियों जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। तो जो प्रशांत कॉर्डिलेरा या पश्चिमी कॉर्डिलेरा, इसका विस्तार मैक्सिको से लेकर अलास्का तक एक रेखीय स्वरूप में है। ऊपर से नीचे कहो या ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर तक एक रेखीय क्रम में फैला हुआ है। अधिकांश जो नदियां हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की इस पश्चिमी कॉर्डिलेरा से ही निकलती हैं। इस समानांतर श्रेणियों में कौन कौन सी श्रेणी ज़्यादा प्रमुख हैं? तो कास्केड श्रेणी, अलास्का श्रेणी, सिएरा नेवादा श्रेणी और रॉकी श्रेणी, ये ज़्यादा प्रमुख है, ठीक है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, आपको दो मैप नज़र आ रहे हैं। ये है हमारा फिजिकल मैप और ये ब्लैंक मैप था, इसे आपके लिए तैयार किया गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये जो हिस्सा है इस तट के किनारे ये कहलाता है पश्चिमी कॉर्डिलेरा, ठीक है। और इसमें पर्वत चोटियाँ हैं वो आपको दिख रही हैं। तो इसकी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको कैसे डिवाइड किया गया है? तो साथियों जो यहाँ जो पर्वत श्रेणी आपको ये जो दिख रही है इसका नाम है ब्रुक्स श्रेणी। दूसरी है जो यहाँ दिख रही है उसे अलास्का कहते हैं। तीसरे नंबर पर जो यहाँ आपको पर्वत श्रेणी दिख रही है साथियों वो तट के बिल्कुल किनारे है, इसीलिए इसका नाम है तटीय श्रेणी या कोस्टल रेंज भी बोलते हैं। इसके आगे जो साथियों आपको दिख रही है उसका नाम है कैस्केड। ये जो कैस्केड है और उसके नीचे मैकेंजी पर्वत, ये 6 नंबर पर मैकेंजी पर्वत है और ये है पूरा हमारा रॉकी पर्वत। ये जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है यहाँ उत्तरी अमेरिका की, ठीक है। तो दिख रहा है साथियों ये हमारा सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और ये सिएरा माद्रे ओरिएंटल। ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल का मतलब है, ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिम और ओरिएंटल मतलब पूरब, ठीक है। तो ये मैक्सिको के अंदर हैं दोनों, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल और सिएरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है साथियों। यहाँ आपको एक पर्वत श्रेणी इधर भी दिख रही है और ये है एप्लेसियन पर्वत श्रेणी जो पूर्व में। ये आपको पश्चिमी कॉर्डिलेरा के अंतर्गत 9 प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ दिख रही होंगी और एक पर्वत श्रेणी यहाँ। तो पूरे जो महाद्वीप है इसमें 10 प्रमुख श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है साथियों। सबसे पहले एक बार रिपीट करा देता हूँ कौन सी श्रेणी है। ब्रुक श्रेणी, अलास्का श्रेणी, तटीय श्रेणी, कैस्केड श्रेणी, सिएरा नेवादा श्रेणी, मैकेंजी पर्वत, रॉकी पर्वत, सिएरा माद्रे ऑक्सीडेंटल, सिएरा माद्रे ओरिएंटल। अब ये तो सारी पर्वत श्रेणियाँ हो गई, हमें समझनी है तो हमने समझ लिया इन पर्वत श्रेणियों के समूह को ही क्या कहते हैं? पश्चिमी कॉर्डिलेरा, ठीक है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ प्रमुख हैं और उनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। आगे बढ़ते हैं साथियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। तो सबसे पहले साथियों एक श्रेणी देखनी है आपको, अलास्का श्रेणी। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट मैकिनले, लेकिन उसका जो नया नाम है वो है देनाली। तो आप इसे याद रखेंगे कि अलास्का की जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट मैकिनले है जिसका नया नाम है माउंट देनाली, ठीक है। और ये इस श्रेणी का भी सर्वोच्च शिखर है और पूरे उत्तर अमेरिका महाद्वीप की भी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है साथियों। अब दूसरी हमारी श्रेणी थी प्रशांत तटीय श्रेणी यानी कि कोस्टल रेंज। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट लोगान, ठीक है साथियों। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले के बाद, ठीक है। लेकिन ये कहाँ स्थित है? कनाडा में, और ये कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है साथियों। एक है रॉकी श्रेणी, रॉकीज रेंज। एल्बर्ट इसका सबसे ऊंचा शिखर है, एल्बर्ट रॉकी का सबसे ऊंचा शिखर है। ये है कहाँ साथियों? यूएसए में। आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि अगर रॉकी श्रेणी का सर्वोच्च शिखर पूछा जाए कहाँ यूएसए में तो वो रहेगा एल्बर्ट, और अगर कनाडा में पूछा जाए तो वो रहेगा, आप इसे याद कर लें साथियों, रॉबसन। कनाडा के अंदर रॉकी का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा रहेगा? रॉबसन, ठीक है। जो रॉकी श्रेणी है साथियों वो विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पहली कौन सी है? वो साउथ अमेरिका महाद्वीप में एंडीज है, जो कि अभी हमने साउथ अमेरिका पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली पर्वत श्रेणी है कैस्केड और माउंट रेनियर साथियों, इसका सबसे ऊंचा क्या है? शिखर है। माउंट रेनियर का आपको याद रखना है ये क्या है? एक ज्वालामुखी पर्वत है। आपको ये याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हुड एक चोटी है, हुड, एक रेनियर और एक शास्ता, ये 3 ज्वालामुखी पर्वत हैं साथियों, बहुत फेमस जो एग्जाम में आते हैं। शास्ता तो इसमें से ये रेनियर है जो कैस्केड श्रेणी में मिलता है, सबसे ऊंचा शिखर है कैस्केड श्रेणी का, और एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसके साथ 2 ज्वालामुखी पर्वत और याद रखने, हुड और शास्ता,
ठीक है साथियों। अब अगली हमारी जो श्रेणी है वो है सियरा नेवादा, और सियरा नेवादा की जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है बिटनी। ठीक है साथियों। अब सियरा नेवादा के बारे में आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि ये विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन। विश्व के जो ब्लॉक माउंटेन है उसमें सियरा नेवादा विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत है। ठीक है साथियों। अब पहुंचते हैं अपलेशियन पर्वत पे। तो अपलेशियन पर्वत तो पूर्वी दिशा में, ध्यान रखना पश्चिमी कोर्डेलेरा में शामिल नहीं है ये। तो इसकी माउंट जो मिसेल चोटी है वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है साथियों। और ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, वाइट पर्वत, ग्रीन पर्वत, ब्लू रिज पर्वत, एलेग्नी पर्वत, नोटेडम पर्वत इसी एप्लेशियन पर्वत के भाग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चोटी है साथियों सिटल्टेपेटल, इसका दूसरा नाम है पिकोडी ओरिजावा। इसे अच्छे से याद रखना, सिटल्टेपेटल या पिकोडी ओरिजावा, ये मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी है। और मैक्सिको की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 3 ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहली कौन सी हो जाएगी, जो अलास्का में थी। ठीक है साथियों, अलास्का श्रेणी में जो माउंट मैकिनले थी वो नंबर 1, दूसरी माउंट लोगान, और तीसरी हो जाएगी सिटल्टेपेटल या पिकोडी ओरिजावा जो मैक्सिको के अंतर्गत है। ठीक है, एक चोटी है पोपोकोटपेटल, ये मैक्सिको की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है साथियों। आप एक पर्वत के बारे में एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए जिसका नाम है मोना किया ज्वालामुखी पर्वत। ये साथियों समुद्र में है। ठीक है, समुद्री पर्वत है ये, और ये माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से ऊंचा कब नापा जाता है, अगर हम इस पर्वत को इसी के तल से नापें, इसकी पूरी ऊंचाई नापें कि चोटी कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ तक है, तो इसकी ऊंचाई करीब 10,205 होती है। लेकिन अगर हम इसे समुद्र तल से नापें तो इसकी ऊंचाई 4,205 होती है। 4,205 तो ये समुद्र तल से ऊपर निकला हुआ है, और 6,000 के करीब ये समुद्र तल के नीचे है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछा जाए तो वो एक समुद्री पर्वत है, उसकी टोटल ऊंचाई है 10,205 मीटर। नाम है मोनाकिया बोल सकते हैं, मोनोकिया ज्वालामुखी पर्वत जो समुद्र में। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पठारों को देख लेते हैं। पठारों की जो स्थिति मैंने बताई थी आपको कि जो पश्चिमी कोर्डेलेरा है साथियों, उसके बीच में कुछ प्लेट्यू हैं, अंतःपर्वतीय पठार, वही पठार हैं ये। तो इनके बारे में जान लेते हैं और इनकी विशेषता देख लेते हैं। ठीक है साथियों, तो ये है कोलंबिया स्नेक पठार। इसके बारे में आप जानेंगे कि एक ज्वालामुखी पठार है, इस पर कोलंबिया नदी बहती है, और इस कोलंबिया नदी पर एक बांध है ग्रैंड कुली बांध। यहाँ से प्रश्न आता है कि ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर है, तो ये कोलंबिया नदी पर है। ठीक है साथियों। एक है ग्रेट बेसिन। ठीक है साथियों, ग्रेट बेसिन का पठार, इस पर क्या है, ग्रेट साल्ट लेक है और डेथ वैली देखा था अभी, अमेरिका में बताया था सबसे गर्म स्थान। तो ग्रेट साल्ट लेक और डेथ वैली, जो निम्नतम बिंदु है डेथ वैली यहाँ का, वो इसी बेसिन में है, ग्रेट बेसिन में। कोलोराडो पठार पर क्या है, ग्रैंड कैनियन स्थित है। मैक्सिको का पठार ये कहाँ पर है, चिहुआहुआ। इस पठार पर चिहुआहुआ एक जगह है मैक्सिको में, यहाँ क्या है, चांदी की एक खान है। मैक्सिको के पठार पर चिहुआहुआ में चांदी की एक विख्यात खान है। ठीक है साथियों, एक बार जल्दी से इसके दोबारा रिपीट करा देता हूँ। जो कोलंबिया स्नेक पठार है वो कोलंबिया नदी है इस पठार पर, और उस पर कोलंबिया नदी पर क्या है, ग्रैंड कुली बांध। ठीक है साथियों। ग्रेट बेसिन किसके लिए फेमस है, ग्रेट साल्ट लेक और डेथ वैली के लिए। कोलोराडो पठार किसके लिए फेमस है, तो ग्रैंड कैनियन के लिए। यहाँ से सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। मैक्सिको का पठार यहाँ पे क्या है, चिहुआहुआ में एक चांदी की विख्यात खान है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कम्बरलैंड और एलेग्नी पठार। ये मैंने आपको बताए थे कि जो एप्लेशियन पर्वत है उसके पश्चिम में होते हैं। ठीक है, और पूर्व में पीडमोंट पठार होता है। जो एप्लेशियन पर्वत है अगर हम उससे उतरना शुरू करें पूर्व की ओर तो हमें पीडमोंट पठार मिलता है, अगर पश्चिम की ओर उतरना शुरू करें तो वहाँ कम्बरलैंड और एलेग्नी पठार मिलते हैं। यहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं साथियों। ठीक है, कम्बरलैंड और एलेग्नी में। लॉरेंसिया का पठार, इस पठार पर क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट और लौह अयस्क मिलते हैं। निकेल, सोना, चांदी के भी भंडार मिलते हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। अब हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका के मैदान। तो हमने देखा था उत्तरी अमेरिका में बहुत बड़े मैदान पाए जाते हैं, और वो कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी कोर्डेलेरा के जब हम पूरब में जाएंगे
और अप्लेशियन पर्वत के पश्चिम में जाएंगे तो बीच में विशाल मैदान मिलते हैं, उन्हीं को ग्रेट प्लेन्स बोलते हैं। ठीक है साथियों, और इन ग्रेट प्लेन्स में एक मैदान है प्रेरीज मैदान। प्रेरीज मैदान क्या है? यह मैदान कनाडा और यूएसए में विस्तृत हैं और शीतोष्ण घास के मैदान हैं। यहाँ साथियों ह्यूमस युक्त चरणोजम मृदा पाई जाती है जिसमें पौष्टिक घास का विकास होता है, और ये घास जब यहाँ होती है तो यहाँ कृषि और पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कनाडा के अंदर साथियों विनिपेग में क्या है? गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है विश्व की। ठीक है, प्रेरीज जो प्रदेश है, जो ये मैदानी क्षेत्र है, इसमें बड़े बड़े मवेशी फार्म पाए जाते हैं, यानी पशुओं के फार्म, जिनका एक स्पेशल नाम है जो परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनको हम रेंच कहते हैं, यानी कि उत्तर अमेरिका के जो बड़े बड़े मवेशी फार्म है प्रेरीज प्रदेश के, उनको क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। और इनकी जो देखभाल करते हैं उनको क्या कहते हैं? काउबॉय। यहाँ के जो प्रमुख पशु हैं प्रेरीज प्रदेश के वो हैं बायसन, कोयोट, गोखर और प्रेरीज कुत्ता। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के जो मूल निवासी हैं यहाँ इस मैदानी क्षेत्र के, उनको रेड इंडियन कहते हैं। और यहाँ कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? तो अपाचे, क्रो, क्री और पोनी यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ वृक्ष बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पॉपुलर और विल्लो जैसे वृक्ष भी पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये हमने उत्तरी मैदान को अच्छे से देख लिया है, आप इसे अच्छे से याद करना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो आपको दिख रहा है यहाँ ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन और चिहुआहुआ यहाँ के प्रमुख मरुस्थल हैं साथियों। इनकी विशेषता देख लेते हैं कि इन मरुस्थलों की क्या क्या विशेषता है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल, यह मरुस्थल कहाँ है? यूएसए में। मोजावे मरुस्थल, यह मरुस्थल भी कहाँ है? यूएसए में, और मृत घाटी इसी मरुस्थल में है। सोनोरन मरुस्थल, यह मरुस्थल यूएसए और मैक्सिको दोनों में है। चिहुआहुआ मरुस्थल अभी हमने देखा था पठार पे जो देख रहे थे, वहाँ क्या था? ये दक्षिणी यूएसए में, यानी कि अमेरिका के नीचे और मैक्सिको के ऊपर, यानी कि उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है साथियों, ये गलत टाइप हो गया है, मैक्सिको। अब देखते हैं हम उत्तर अमेरिका की नदियाँ। नदियाँ पहले आप मैप पे देख लें, मैप पर देखने के बाद फिर हम सीधे चलेंगे इसके स्लाइड पर। तो साथियों आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ज़्यादातर नदियों का उद्गम है वो इस क्षेत्र से हो रहा है जहाँ मेरा पेन चल रहा है यहाँ, यानी कि ये पश्चिमी कॉर्डिलेरा से। पश्चिमी कॉर्डिलेरा से ज़्यादातर नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं, तो यहाँ से जो नदी निकल रही है ये है यूकोन नदी। ये जो नदी है ऊपर से आ रही है और यहाँ गिर रही है, यहाँ मोहाना बना रही है, यहाँ गिर रही है। ये फ्रेजर नदी है, यहाँ से निकल के आ रही है। ये कोलंबिया नदी है। ये जो नदी है साथियों ये कोलोराडो नदी है। इधर से ये नदी निकल रही है, ये मिसौरी है साथियों। ठीक है, और यहाँ से जो निकल रही है मिसिसिपी है नीचे तक। ये सबसे लंबा नदी तंत्र है इसका, मिसिसिपी मिसौरी का। यहाँ से इसी में से एक नदी जा रही है, ये आके मिल रही है यहाँ, ये ओहियो नदी है। ये है साथियों हमारी अरकानसास, और ये रेड नदी। ठीक है, ये बहुत सारी नदियाँ मिलती हैं इसमें मिसिसिपी मिसौरी पे। टेनेसी नदी भी इसी की प्रमुख नदी है। ठीक है, ये साथियों कौन सी नदी? चर्चिल नदी। यहाँ पे साथियों इस झील में से एक यहाँ भी एक नदी है, नेल्सन नदी। ठीक है, ये मैकेंजी नदी है जो इस झील से निकल रही है और ऊपर जाके गिरती है। ये यहाँ का क्या है? नदी तंत्र। ये आप देख रहे हैं यहाँ से ओंटारियो से निकल के इधर जा रही है, ये सेंट लॉरेंस नदी है। तो ये प्रमुख नदियाँ हैं जो आपने मैप पर देखी। अब हम इन नदियों की प्रमुख विशेषताएँ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की क्या देखेंगे? प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले मैकेंजी नदी। मैकेंजी नदी कहाँ से निकल रही है? अभी हमने देखा ग्रेट स्लेव झील से निकल रही है और ऊपर जाके गिरती है ब्यूफोर्ट सागर में। ठीक है, जो मैकेंजी नदी है कनाडा की सबसे लंबी नदी है और इस नदी के बेसिन में क्या मिलता है? तेल के भंडार मिलते हैं। ठीक है साथियों, यूकोन नदी ये भी मैकेंजी पर्वत से निकलती है और कहाँ गिरती है? बेरिंग सागर में जाके गिरती है। ये अलास्का राज्य की नदी है और इसके बेसिन में क्या है? सोने के प्लेसर निक्षेप मिलते हैं, सोना मिलता है। ठीक है साथियों, ये दो नदियां हमने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अगली नदी है हमारी कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रॉकी पर्वत से होता है और कहाँ गिर रही है? प्रशांत महासागर में गिरती है। इसकी जो सहायक नदी है वो स्नेक, इसीलिए कोलंबिया स्नेक पठार था उस पठार का नाम जिस पठार पे नदी बहती है। ठीक है, और इस नदी पे ग्रैंड कुली बांध है, पढ़ भी चुके हैं अभी हम। कोलोराडो नदी, कोलोराडो जो नदी है ये रॉकी पर्वत से निकलती है और कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है। इस नदी की विशेषता है कि इस पे क्या है? ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है नदी, कोलोराडो नदी। ये आपको फैक्ट्स यहाँ से याद करने पड़ेंगे अच्छे से। रियो ग्रैंड नदी
ये इस बार भी PCS में पूछा गया था कि कौन सी नदी मैक्सिको और USA की सीमा पर बहती है। तो ये नदी है रियो ग्रैंड नदी। ये कहाँ से निकलती है? रॉकी पर्वत से निकलती है, मैक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरती है और ये USA तथा मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी ये दो फेमस नदियां हैं क्योंकि इनका जो नदी तंत्र है वो अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है साथियों, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा नदी तंत्र है इनका। मिसिसिपी जो नदी है उसकी कई सहायक नदियां हैं जैसे टेनेसी, अरकानसास और ओहियो। ये जो टेनेसी नदी है साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं, टेनेसी नदी पे एक परियोजना है, नदी घाटी परियोजना, उसी के कॉपी करके हमारे यहाँ भी एक परियोजना बनाई गई। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये टेनेसी नदी जैसी परियोजना ही थी जहाँ हमारे यहाँ निर्माण किया गया दामोदर नदी पर। ठीक है, ये जो नदी है मिसिसिपी नदी, ये पक्षी के पंजे के आकार का क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है साथियों, अगली नदी है हडसन नदी। हडसन नदी कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम हेंडरसन झील से होता है और इसका जो निकास है वो अटलांटिक महासागर में गिरती है नदी। और इस नदी के जो किनारे पर एक शहर है न्यूयॉर्क शहर, जो बहुत फेमस है न्यूयॉर्क, वो इसी के तट पर स्थित है। इसकी जो सहायक नदी है वो है मोहाक। तो हडसन और मोहाक के संगम क्षेत्र में एक शहर स्थित है अल्बनी शहर, जो लौह इस्पात उद्योग के लिए विख्यात है। ठीक है साथियों, अल्बनी किसके लिए विख्यात है? लौह इस्पात उद्योग के लिए। ठीक है, लोहे के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगली नदी है हमारी सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ से निकलती है? ओंटारियो झील से। और कहाँ गिरती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। ये नदी क्या करती है साथियों? ये अमेरिका और कनाडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, और ये विश्व के सबसे बड़े नदमुख का निर्माण भी करती है। ये आपको इसके फैक्ट याद रखने। पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी के बारे में सब जानते ही होंगे कि अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन DC, वो इसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है साथियों, ये हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सारी नदियां देख ली। अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा देख लें। आगे बढ़ते हैं, अब है उत्तर अमेरिका की प्रमुख झीलें भी देखेंगे हम। अक्षांश रेखा है, ये क्या करती है? कनाडा और USA की सीमा का निर्धारण करती है। अब आप यहाँ अच्छे से देख सकते हैं कि जो ज़्यादातर झीलें हैं वो ऐसे ऐसे करके ये निकली है ये। ठीक है, तो ये जो यहाँ झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, जो कनाडा और अमेरिका के बॉर्डर पर हैं। इन्हें महान झीलें बोलते हैं। लेकिन कुछ झीलें ऊपर कनाडा में भी है, जैसे ये झील है, इस झील का नाम है ग्रेट बियर झील। उसके नीचे एक झील पाई जाती है, इसे बोलते हैं ग्रेट स्लेव झील। उसके नीचे भी एक झील है, इसे बोलते हैं अथाबास्का झील। इसके बीच में भी एक झील पाई जाती है नीचे, रेंडियर झील। और ये है विनिपेग झील। बहुत सारी झीलें हैं जो कनाडा की प्रमुख झीलें हैं। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं इधर जो झीलें हैं इनकी। तो ये सबसे जो आपको यहाँ दिख रही है ये वाली झील, इसका नाम है सुपीरियर झील। ठीक है, ये सबसे बड़ी है मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और जब विश्व की है तो उत्तरी अमेरिका की भी होगी। ये है साथियों हमारी मिशिगन, और ये है इधर यहाँ पे इरी, और ये है साथियों लास्ट में ओंटारियो झील। ठीक है, ये ओंटारियो झील है। और ओंटारियो झील की आप खासियत जानते हैं साथियों, ये वाली, कि इसी से निकली है सेंट लॉरेंस नदी और यहाँ से जाती है और खाड़ी में, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, अब आपने यहाँ देखा होगा कि ये वाली झील सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो, ये सब कनाडा और USA दोनों की सीमा रेखा पर है। लेकिन ये जो अकेली ये झील दिख रही है आपको मिशिगन, ये अकेली ऐसी है USA की सीमा में है, ये कनाडा से टच नहीं करती। ठीक है साथियों, इन झीलों को क्या कहते हैं? महान लेक्स या ग्रेट झील कहते हैं। और ये कनाडा की झीलें, इनके अलग अलग नाम हैं। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका की प्रमुख झीलें अपनी स्लाइड पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेट बियर झील, ये कनाडा में है। इस झील से क्या गुजरता है? आर्कटिक वृत्त गुजरता है। अगली है ग्रेट स्लेव झील, ये भी कहाँ है? कनाडा में है। और इस झील के निकट क्या है? येलोनाइफ एक शहर है जो अवस्थित है। और इसी झील से कौन सी नदी निकलती है? मैकेंजी नदी इसी झील से निकलती है। अगली झील है अथाबास्का झील। ये जो झील है ग्रेट स्लेव झील और रेंडियर झील के बीच में स्थित है अथाबास्का। ठीक है साथियों, विनिपेग झील, विनिपेग झील कहाँ है? कनाडा में। इस झील के तट पर कौन सा शहर है? विनिपेग शहर है। सुपीरियर झील, ये कनाडा प्लस USA दोनों की सीमा रेखा पर है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। इस झील के तट पर डुलूथ शहर, जिसमें लोहा इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है।
सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। आप ये ध्यान और रखें, ये जो पांचों झीलें किसी न किसी नहर से या कैसे भी करके ये जुड़ी हुई हैं, अलग अलग नहीं हैं, सारी झीलें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो जो सू नहर है वो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को जोड़ती है। ठीक है साथियों, सू नहर के समीप साल्ट सेंट मेरी ये स्थित है, जो कनाडा का महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह है। ठीक है साथियों, अब दूसरी झील देखते हैं, ह्यूरॉन झील। कनाडा और यूएसए ये भी इसकी सीमा रेखा पर है, और इसके नज़दीक कौन सा शहर है, सडबरी, जो निकिल के खनन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा निकिल का खनन कहाँ होता है, सडबरी में। ठीक है, अब देखते हैं मिशिगन झील। मिशिगन झील अकेली ऐसी है, देखो यहाँ लिखा है यूएसए, अकेली यूएसए में, कनाडा को टच नहीं करती। इस झील के तट पर गैरी, शिकागो, मिलवाकी शहर अवस्थित हैं। शिकागो अमेरिका में सबसे ज़्यादा मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है साथियों, मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है शिकागो। इरी झील, इरी झील का क्या है, ये कहाँ है, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, और इसके तट पर क्या है, अमेरिका का डेट्रॉइट शहर है, जो विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा किसके लिए फेमस है, ऑटोमोबाइल के लिए। ठीक है साथियों, गाड़ियों के लिए फेमस है डेट्रॉइट। बेलेंड नहर इरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है, बेलेंड, इरी और ओंटारियो को। और जो सुपीरियर को और ह्यूरॉन को कौन सी जोड़ती है, सू नहर। आप इन नहरों को भी याद रखें, बेलेंड और सू नहर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओंटारियो झील ये कनाडा और यूएस की सीमा रेखा पर है। इसके तट पर क्या है, कनाडा का शहर एक टोरंटो, हैमिल्टन और किंगस्टन शहर स्थित हैं। इस झील से सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम भी होता है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है साथियों, अब है ग्रेट साल्ट लेक। ये अमेरिका में खारे पानी की झील है, साल्ट से ही पता चल रहा है, खारे पानी की होगी। ग्रेट साल्ट लेक ये खारे पानी की झील है। इसके किनारे पर कौन सा राज्य है, उटाह राज्य की राजधानी कौन सी, साल्ट लेक सिटी स्थित है। इस झील के किनारे साल्ट लेक सिटी, ग्रेट साल्ट लेक जैसा नाम है, नाम से रिलेट हो रहा है, उसी आधार पर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि जो सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, इरी व ओंटारियो झीलें हैं, इन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, तो इन्हें सम्मिलित रूप से ग्रेट लेक्स कहा जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर जो सुपीरियर झील है वो सबसे बड़ी झील है, और ओंटारियो झील है वो सबसे छोटी झील है। मिशिगन एकमात्र ऐसी झील है जिसका विस्तार केवल कहाँ है, अमेरिका में, और जो अन्य चारों झीलें हैं ग्रेट लेक्स की वो कहाँ हैं, कनाडा और अमेरिका में, दोनों में विस्तारित हैं। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जल संधियों को जानते हैं। जल संधियाँ मैंने आपको बताया था, जल संधि यानी जल को जोड़ती है, जल राशियों को जोड़ती है। यह संधि बहुत छोटा रास्ता होता है एक पानी का, जो बड़ी जल राशियों को जोड़ता है और दो स्थल खंडों को अलग करता है। इसको हम जल संधि कहते हैं। तो अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधि। सबसे पहले देखेंगे जल संधि का नाम, किन स्थल खंडों को अलग करती है और किन जल राशियों को जोड़ती है। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले है डेविस जल संधि। ये कनाडा के बैफिन द्वीप और ग्रीनलैंड इनको अलग करती है। बैफिन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर को क्या करती है साथियों, जोड़ती है। हडसन जल संधि ये क्या करती है, ओगाम्बा प्रायद्वीप, ठीक है साथियों, ओगाम्बा प्रायद्वीप है और बैफिन द्वीप कनाडा के, इनको अलग करती है। हडसन की खाड़ी और लैब्राडोर सागर इनको जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि ये फ्लोरिडा को और क्यूबा से अलग करती है, फ्लोरिडा क्यूबा को अलग करती है, और अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। युकाटन चैनल युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है और मैक्सिको की खाड़ी को कैरिबियन सागर से जोड़ता है। पनामा नहर, अब पनामा नहर आपको यहाँ अलग करती है, लिखा नहीं है क्योंकि ये पनामा के बीच में है, तो पनामा है दोनों साइड में, पनामा को ही अलग करती है, लेकिन जोड़ती किसे है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है साथियों, जॉन डी फ्यूका जल संधि ये वैंकूवर द्वीप है, किसका, कनाडा का, और कनाडा से इसको क्या करती है, अलग करती है, और जोड़ती किसे है, तो दोनों साइड में वह है ही प्रशांत महासागर, तो इसलिए लिखा नहीं है, प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है साथियों, तो ये हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख जल संधियाँ। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अब है उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जलवायु के बारे में कुछ जान लेते हैं। कि उत्तरी भागों को छोड़कर उत्तर अमेरिका महाद्वीप की ग्रीष्म ऋतु में क्या रहता है, गर्म, लेकिन जो कनाडा वाला ऊपर का क्षेत्र है उत्तर का, वो ग्रीष्म ऋतु में भी कैसा रहता है, ठंडा। ठीक है साथियों, जो वर्षा है
प्राय कौन सी ऋतु में होती है? ग्रीष्म ऋतु में होती है। ज़्यादातर वर्षा ग्रीष्म ऋतु में प्राप्त हो जाती है और शीत ऋतु में बस कहाँ वर्षा होती है? कैलिफोर्निया राज्य में वर्षा होती है। ठीक है साथियों। उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का प्रभाव रहता है और यहाँ के जो प्रमुख चक्रवात रहते हैं वो कौन से रहते हैं? हरिकेन और टॉर्नेडो। यहाँ से क्वेश्चन आएगा उत्तरी अमेरिका का चक्रवात कौन सा है? तो हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है साथियों। दक्षिणी पूर्वी तट पर कहाँ लगते हैं ये चक्रवात, कहाँ इनका असर ज़्यादा होता है? तो दक्षिणी पूर्वी तट पर। ठीक है साथियों। न्यू फाउंडलैंड के समीप क्या है? मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग। न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? बिल्कुल कनाडा के पूर्व में। ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं। कनाडा के प्रेरीज प्रदेश को गेहूं की पट्टी कहते हैं, यानी कनाडा में गेहूं ज़्यादा होता है तो गेहूं की पट्टी, और यूएसए के जो प्रेरीज प्रदेश है उसे कहते हैं मक्का की पट्टी या मक्का की बेल्ट कहते हैं या गेहूं की बेल्ट। ठीक है। इनका जो जमैका है साथियों, जमैका क्रिस गेल वाला, यूसेन बोल्ट वाला जमैका केला उत्पादन के लिए तथा क्यूबा चीनी उत्पादन में विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है। टुंड्रा जलवायु में रहने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? एस्किमो, और वो बर्फ़ के घर बनाते हैं जिनको कहते हैं इग्मू। ये जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? ये टुंड्रा क्षेत्र में पाई जाती है जिनको एस्किमो कहते हैं, और ये जो घर बनाते हैं उनको कहते हैं इग्लू। एस्किमो सील की हड्डियों की नाव बनाते हैं, सील मछली की हड्डियों की। ठीक है साथियों। और इनकी नाव को क्या कहते हैं? कयाक। एस्किमो का जो हथियार है इसको कहते हैं हार्पून। यहाँ से एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है, इसलिए इसे एक बार रिपीट करा देता हूँ साथियों। कनाडा के प्रेरीज प्रदेश किसके लिए फेमस है? गेहूं की पट्टी कहलाता है। और अमेरिका का जो प्रेरीज प्रदेश है वो मक्का की पट्टी कहलाता है। जमैका केला के लिए फेमस है, केला के लिए, और क्यूबा चीनी के लिए फेमस है। टुंड्रा प्रदेश में कौन रहते हैं? एस्किमो। इस जनजाति का नाम है एस्किमो, और ये बर्फ़ के घर बनाते हैं जिसको कहते हैं इग्लू। ये सील की हड्डियों की नाव भी बनाते हैं जिसको कहते हैं कयाक। ठीक है। और इनका हथियार कहलाता है हार्पून। आगे बढ़ते हैं साथियों। अब देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख शहर और उनकी विशेषताएं। कुछ प्रमुख शहरों को देख लेते हैं, उनकी विशेषताओं को। तो सबसे पहले न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर में बहुत जनसंख्या निवास करती है, बहुत बड़ा शहर है। ठीक है। और यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं न्यूयॉर्क में, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्काई स्केपर्स, यानी कि ऊंची इमारतों वाला शहर। अमेरिका का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में। प्रिंटिंग प्रेस और खाद्य प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है बहुत ज़्यादा, और अमेरिका की सर्वाधिक जनसंख्या न्यूयॉर्क में ही निवास करती है। ठीक है साथियों। अब पढ़ते हैं शिकागो। शिकागो मैंने बताया था मांस प्रसंस्करण के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है। मीट प्रोसेसिंग के लिए, और ये अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए फेमस है। प्रिंटिंग प्रेस और खाद्य प्रसंस्करण यहाँ बहुत ज़्यादा मिलता है। ठीक है। उसका विकास यहाँ सबसे ज़्यादा हुआ है। अगला शहर है हमारा बर्मिंघम। बर्मिंघम की विशेषता रखेंगे, यहाँ बिटुमिनस कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। लॉस एंजलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अमेरिका का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ मौसम थोड़ा शुष्क रहता है, इसकी वजह से वायुयान प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र है ये। ठीक है। यहाँ लॉस एंजलिस हवाई जहाज़ निर्माण, फूड प्रोसेसिंग और रिफाइनरीज के लिए फेमस है, और लॉस एंजलिस हॉलीवुड के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों। हॉलीवुड यहीं से है। सिएटल, अब देखेंगे सिएटल, ये सबसे ज़्यादा फेमस है अमेरिका का, किसके लिए? एरोप्लेन के लिए, वायुयान उद्योगों के लिए इनका महत्वपूर्ण केंद्र है सिएटल। ठीक है साथियों। अगला शहर है हमारा मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे सघन बसा हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैक्सिको सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है मैक्सिको का। ठीक है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण क्या है? ये वित्तीय केंद्र है मैक्सिको सिटी। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो ये खाद्य प्रसंस्करण का यहाँ सर्वाधिक विकास हुआ है, और पूरे सैन फ्रांसिस्को राज्य में सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर तकनीकी सबसे ज़्यादा है। यहाँ सबसे ज़्यादा जैसे सॉफ्टवेयर का काम होता है, कोई भी आइटम हो उसमें सिलिकॉन लगता है, सिलिकॉन का चिप लगता है, तो यहाँ सब सिलिकॉन के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बनते हैं, और सॉफ्टवेयर का सर्वाधिक काम होता है, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। होनोलुलु, जो होनोलुलु शहर है ये प्रशांत महासागर का क्रॉस रोड के नाम से जाना जाता है, क्रॉस रोड। ठीक है। और एक पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों मॉन्ट्रियल, ये कनाडा में है, और ये जहाज़ निर्माण के लिए फेमस है।
और इंजीनियरिंग सामानों के लिए फेमस है, और सबसे ज़्यादा फेमस है ये अखबारी कागज़ के लिए, या कागज़ उद्योग भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। मॉन्ट्रियल अखबारी कागज़ या कागज़ उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। अब है साथियों एक्रोन। एक्रोन विश्व का सबसे बड़ा रबर का केंद्र है। रबर टायर सबसे ज़्यादा यहीं बनते हैं रबर के, तो एक्रोन किसके लिए, रबर टायर के लिए, ठीक है साथ।